सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 1 के अंदर आज हम बड़े सवालों का अध्ययन करेंगे। बड़े सवाल में आगे देखा जाए तो आज हम आते हैं पेज नंबर 32 पर। उसमें सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हम यहाँ तक आधा सवाल दिया है। सवाल नंबर पेज नंबर 33 पर इसका आगे का भाग दिया है। उसमें से हम देखते हैं लास्ट में मैं ढूंढना क्या है। लास्ट टाइम पढ़ते हैं ऊपर तो जानकारी पर से 31/3/2017 अंतिम तारीख हमें यहाँ पे दी हुई है। 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि वितरण खाता क्या बनाना है, लाभ हानि वितरण खाता और तथा साझेदारों का पूंजी खाते तैयार कीजिए। तो हम यहाँ पर दो खाते बनाने, साझेदार का लाभ हानि खाता और वितरण खाता। हम यहाँ पे हमारे पास साझेदार कितने हैं तो 3 है। कौन कौन 3 साझेदार है? शारदा, जमुना और गणेश 3 साझेदार है। तो हम रफ काम में आते हैं। थोड़ा रफ काम में हम देखेंगे आंसर 10 में सबसे पहले क्या बनाएंगे, लाभ हानि वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, जिसमें 3 साझेदार है। 3 साझेदार में शारदा का एस, जमुना का जे और गणेश का जी, मैंने एस, जे और जी। हमने भी 3 साझेदारों के नाम में लिखा एस, जे, जी। तारीख विवरण एस, जे, जी, तारीख विवरण एस, जे, जी, जैसे हमने कल सिखाया था वैसे। अब हम 1 बाय 1 एंट्री पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। शारदा, जमुना और गणेश एक साझेदारी पढ़ी के साझेदार हैं। 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 72,000, 48,000 और 24,000 की थी। तो सबसे पहले पूंजी दी है, ये प्रारंभ की तारीख है। तो ये पूंजी भी कौन सी हुई? प्रारंभिक पूंजी हुई। पूंजी को हम कहाँ लिखते हैं? पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तो हम आते हैं वही आंसर में। पूंजी खाते के जमा पक्ष में तारीख में लिखेंगे 1/4/16 शेष आगे लाए। प्रारंभिक पूंजी को कैसे लिखा जाता है? शेष आगे लाए। तो कितनी कितनी है सबकी? तो इसकी पहले 72, फिर 48 और फिर 24, माने 72, 48 और 24। तो हमने भी यहाँ पे वही लिखा 72,000, 48,000 और 24,000। आगे साझेदारी करार पत्र के अनुसार नंबर 1 साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है। पूंजी पर कितना ब्याज है? 5%। जस्ट अगर हमने पूंजी जमा लिखी है, पूंजी खाते जमा लिखी है, शेष आगे लाए, तो पूंजी पर ब्याज भी हम क्या करेंगे? जमा। तो पूंजी खाते में जमा करेंगे, तारीख अंतिम लिखेंगे 31/3/17। पूंजी पर ब्याज 5% है। तो हम यहाँ पर 5% करेंगे। 72,000 का 5% 3,600, 48,000 का 5% 2,400 और 24,000 का 5% 1,200। पूंजी पर ब्याज अगर यहाँ जमा हुआ तो हम ऊपर वाले खाते में अर्थात लाभ हानि वितरण खाते में उसे उधार करेंगे। लाभ हानि वितरण खाते उधार में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज एस, जे, जी। कितना कितना ब्याज था? अभी जस्ट देखा 3,600, 2,400 और 1,200। 3,600, 2,400 और 1,200। हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे कि 3,600, 2,400 और 1,200 कुल मिला के कितने होते हैं? 7,200। ये हमने फर्स्ट समायोजन पूरा किया। आगे सेकंड में लिखा है ऐसा, आहरण पर वार्षिक 8% की दर से ब्याज वसूल करना है। आहरण पर 8% ब्याज है, पर अभी तक आहरण की एंट्री नहीं आई है, इसी से बाद में सॉल्व करेंगे। शारदा को मासिक 700 वेतन देना है। शारदा को महीने का कितना वेतन देना है? 700। आपको पता है कि पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखते थे साझेदार को चुका है वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक। तो हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि पूंजी खाते के जमा पक्ष में अंतिम तारीख में लिखेंगे वेतन। तो महीने का कितना दिया था? महीने का उसने क्या कहा था? उन्होंने 700 रुपये कहा था। तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि एक महीने का 700 है। साल में महीने कितने आते हैं? 12 गुणा 700 करने पर आएंगे 8400। किसको वेतन देना है तीनों में से? तो क्वेश्चन में कहा है शारदा को वेतन देना है। तो किसके खाने में लिखेंगे हम? यहाँ पे भी शारदा के खाने में लिखेंगे हम 8,400। अगर यहाँ हमने जमा किया है तो ऊपर वाले खाते में तुरंत ही क्या करेंगे? उधार लिखेंगे। एस का शारदा का वेतन 700 × 12 तो 8,400। आगे अब लाभ का आधा भाग साझेदारों के बीच समान हिस्से में और आधा भाग प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में बांटना है। माने लाभ बांटने की बात की। जब लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे तब इसे देखेंगे चौथा समायोजन को। आगे ऐसा लिखा है 31/12/2016 को गणेश ने 6,000 पेटी में से निजी उपयोग के लिए निकाले थे। अगर निजी शब्द है तो निजी शब्द को हम कहते हैं आहरण। किसने आहरण किया है? तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है गणेश। तो गणेश का आहरण तारीख 31/12/16। आहरण निजी शब्दों का आहरण के कारण की एंट्री आएगी पूंजी खाते के उधार पक्ष में। उधार में लिखेंगे तारीख में 31/12/2016 में लिखेंगे आहरण। तो 31/12/2016 में है ना आहरण निजी उपयोग के लिए। गणेश में कितना लिखना है? 6,000। तो हम भी यहाँ पर
गणेश में लिखेंगे 6000। इन दोनों का नहीं दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने कब आहरण किया है? 31/12/2016 को किया है। ओके, तो जैसे हमने आहरण लिखा तो तुरंत आहरण पर ब्याज गिन लेने का। उसने आगे का हम तीसरा समायोजन छोड़ा था, दूसरा समायोजन सॉरी, आहरण पर वार्षिक 8% की दर से ब्याज वसूल करना, माना 8% ब्याज होगा। यहाँ आहरण हमें 6000 दिया है और आहरण की तारीख 31/12/2016, तो उसकी रफ गणना करते हैं। आहरण पर ब्याज 31/12/2016 को आहरण किया है, 31/3/17 अंतिम तारीख है, 12वें महीने की अंतिम तारीख है, तो 12वां महीना ध्यान में नहीं लेंगे। तो 12वें महीने के बाद कौन सा महीना आता है? पहला, दूसरा और तीसरा। कितना महीना हुआ? 3 मास। PRNP फॉर प्राइस, आहरण की प्राइस 6000 है। ब्याज का रेट उन्होंने लिखा हुआ है, कितना परसेंटेज दिया है? 8%। तो हमने भी यहाँ पे ब्याज का रेट में 8% है, तो 8/100 और कितने महीने हुए? 3, तो 3/12। इसका अर्थ ये है कि आहरण पर ब्याज हमारे पास कितना है? 120, बराबर है। इसका क्या करना है देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि आहरण पर ब्याज गिनने के पश्चात, परंतु उपरोक्त अन्य समायोजन करने से पहले 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का पेढ़ी का लाभ 81,600 दिया है। पहले हम आहरण पर ब्याज की डबल एंट्री देते हैं। हमारे पास आहरण पर ब्याज कितना है? 120। तो आहरण पर ब्याज आप जानते हो कि आहरण उधार, आहरण पर ब्याज भी क्या करेंगे? उधार। जी के पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे आहरण पर ब्याज 120। यहाँ उधार किया तो यहाँ पे क्या करेंगे? जमा, कि जी के आहरण पर ब्याज 120। अब आगे का सवाल लिखा उन्होंने, आहरण पर ब्याज गिनने के पश्चात परंतु अन्य समायोजन करने से पहले 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का लाभ 81,600। तो ये लाभ जो है वो आहरण पर ब्याज गिनने के बाद का दिया है, सही में उसके पहले का होना चाहिए, पश्चात नहीं। बकायदा कैसा होना चाहिए? पहले का। आहरण पर ब्याज गिनने के पश्चात का लाभ दिया है 81,600। इसका अर्थ ये है कि जो हमें यहाँ पे 81,600 दिया है वो तो आहरण पर ब्याज गिनने के पश्चात का दिया है। तो हमने यहाँ पे तो ऑलरेडी गिन लिया है, तो इसके अगर इसके पश्चात के इसके अंदर भी आहरण पर ब्याज समाया हुआ होगा, तो ये समाया हुआ आहरण पर ब्याज है वो शुद्ध लाभ में से क्या करेंगे हम? माइनस। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आहरण पर ब्याज गिनने के पश्चात का दिया है। इसका अर्थ ये है कि इस लाभ में आहरण पर ब्याज गिना हुआ है, तो हमने तो यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री रखी हुई है, इसलिए हम इस आहरण पर ब्याज में से शुद्ध लाभ में से आहरण पर ब्याज घटा देंगे। तो ये 120 इसमें घटा दो, 81,600 में से कितना है? 81,480। यदि यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि आहरण पर ब्याज गिनने के पहले का, तो यहाँ हमें घटाने की आवश्यकता नहीं है, बराबर। शुद्ध लाभ की एंट्री आई हमारे पास यहाँ 81,480। आगे उनका कहना है कि साझेदारों में लाभ का वितरण करने के पहले और ऊपर समायोजन करने के बाद जो लाभ रहे तो उसका 20%, लाभ का कितना परसेंटेज? 20%, परंतु 18,000 से कम नहीं। इतनी रकम पीढ़ी को सामान्य अनामत खाते ले जानी है। माने सामान्य अनामत खाते कितने ले जाने हैं? 20%, पर 18,000 से कम नहीं। ऊपर तो साझेदार और जानकारी पर से पीढ़ी का। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ है। सामान्य अनामत की एंट्री हमें देनी बाकी है, तो सामान्य अनामत किसका देना है? लाभ का 20%, पर 18,000 से कम नहीं, ऐसा सामान्य अनामत ले जा रही है। ओके, सबसे पहले हम आते हैं लाभ हानि वितरण खाते में, जिसमें हम 81,480 और 120 जमा, ये जमा पक्ष है और जमा पक्ष का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 81,600। हम रफ गणना में आते सामान्य अनामत में, जमा पक्ष का जोड़ा है 81,600, जैसे अभी हमने यहाँ से लिखा 81,600। उधार पक्ष में हमारे पास पूंजी पर ब्याज और इसका वेतन दो ही एंट्री होगी, क्योंकि सामान्य अनामत हमें गणना करनी है ना। तो 7/200 और 8,400 ये उधार पक्ष का जोड़ है। किसका? वितरण खाते का उधार पक्ष में ये एंट्री और ये एंट्री, इन दोनों एंट्रियों का टोटल मैंने हमने यहाँ रफ गणना में लिखा उधार पक्ष का जोड़ 7200 और 4800, जैसे अभी हमने बताया ना 7200 और 4800, तो कुल मिला के कितने हुए? 15,600। तो जमा पक्ष के जोड़ में से उधार पक्ष का जोड़ घटाएंगे तो हमें वितरण पात्र लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा? 66,000। इस वितरण पात्र लाभ का कितना परसेंट रखना है? तो क्वेश्चन में लिखा था जो लाभ रहे तो 20% और सामान्य अनामत खाते ले जानी है। तो हम भी सामान्य अनामत तो 66,000 का 20% करो तो 13,200 आती है। किंतु यहाँ पर सवाल में कहा है कि 18,000 से तो कम नहीं रखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है कि 18,000 से कम इतनी रकम नहीं ले जानी है। तो हम भी 13,200 ले जा सकते नहीं है। तो हम कितनी सामान्य अनामत खाते में रकम रखते? सामान्य अनामत कितनी रखेंगे? 18,000। तो उसकी एक ही एंट्री होगी, लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष लिखेंगे सामान्य अनामत के 18,000। अब सही में हमारे पास वितरण पात्र लाभ कितना रहेगा? तो पहले हमारे पास
जमा के में से उधार का जोड़ घटा दिया था तो हमारा वितरण पात्र लाभ आया कितना था 66,000। इस 66,000 में से हमने क्या दे दिया 18,000 सामान्य नमन। 66,000 माइनस सामान्य नमन 18 घटा देंगे बचेंगे कितने 48,000। इस 48,000 को हम क्या कहेंगे वितरण पात्र लाभ। ना समझ में आता आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जमा के जोड़ में से तीनों एंट्री घटा दोगे 1, 2 और 3 तो आपको इतना रकम बचेगी 48,000। इस लाभ को इसको 48,000 को डिफरेंस जो निकला उसे हम कहेंगे वितरण पात्र लाभ। इस वितरण पात्र लाभ को कैसे बांटना है तो लास्ट समायोजन में कहा है चौथे समायोजन में कि लाभ का आधा भाग साझेदारों के बीच समान हिस्से में और आधा भाग प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में। माना आधा भाग जो है वो कौन सा हिस्से में बांटेंगे समान में और आधा भाग जो है वो पूंजी के अनुपात में। तो हम वही करते हैं यहाँ पर थर्ड गणना देते वितरण पात्र लाभ और टोटल कितना है 48,000। 48,000 का आधा कितना हुआ 24,000। 24,000 को कैसे बांटना है समान भाग में और बाकी का आधा भाग कितना होता है 24,000 वो कौन से भाग में बांटना है पूंजी के अनुपात में। तो 48,000 का आधा 24,000। 24,000 को समान 3 भाग में बांटेंगे तो 3 से भाग दो। 24,000 का 1, 1, 1 समान भाग क्या 1 अनुपात 1 अनुपात 1 तो 1 और 1 2 और 1 3 हुए तो 1/3 1/3 1/3। 24,000 गुणा 1/3 करोगे 8,000। इसका भी 8,000 इसका भी 8,000 आएगा। जबकि पूंजी के अनुपात में हमें पूंजी का अनुपात निकालना पड़ेगा उसे लिखा है ना प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में। तो हमारे पास प्रारंभिक पूंजी यहाँ लिखी हुई थी। प्रारंभ की पूंजी कितनी थी इसकी 72,000 48,000 और 24,000। तो उसका अनुपात निकालते हैं 72,000 48,000 और 24,000। जैसे कि इसके पहले 3 जीरो निकल जाते हैं इसके भी 3 जीरो निकाल देते हैं इसके भी 3 जीरो निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या बचा 72 यहाँ 48 यहाँ पे 24। तो 24 एकम 24 24 दूनी 48 24 तिया 72। तो क्या अनुपात निकला ये जो निकला वो हमारा क्या निकला अनुपात। तो 3, 2, 1 तो वही अनुपात हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और 3, 2, 1 3 और 2 5 और 1 6 मतलब 3/6 2/6 और 1/6 हुआ। तो हम 24,000 गुणा 3/6 तो 12,000। 24,000 गुणा 2/6 तो 8,000। 24,000 गुणा 1/6 तो 4,000। अब इसका टोटल आधा जो बांटा था हमने 48,000 का टोटल करेंगे तो इसका 8 और 12 कितने हुआ 20। 8 और 8 16 और 8 और 4 12। तो हमारा जो वितरण पात्र लाभ है SJJ का 20 16 और 12। तो हम यहाँ लिखेंगे वितरण खाते के उधार पक्ष में वितरण पात्र लाभ SJJ 20 16 और 12 टोटल 48,000। वितरण पात्र लाभ अगर यहाँ उधार होता है तो नीचे वाले खाते में हम क्या करेंगे जमा पक्ष में लिखेंगे वितरण पात्र लाभ 20 16 और 12। अब जमा का जोड़ करेंगे यहाँ लिखेंगे उसमें से कुछ ना माइनस कर तो डायरेक्ट डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस को हम कहेंगे शेष आगे ले गए बराबर है। जैसे एस का जो निकला 1,04,000 1,04,000 यहाँ कुछ माइनस करने जैसा नहीं 1,04,000 लिख लेगा। जे का 66,400 66,400 तो कुछ नहीं है तो 66,400 लिख देंगे। यहाँ आ रहा है 37,200 37,200 में से ये दो रकम जाएगी तो 31,080 आएगी। इस चीज़ से हम कहेंगे शेष आगे ले गए बराबर है। आज का होमवर्क देखते हैं। आज का होमवर्क है उदाहरण 14। थैंक यू बेटा।